चैप्टर नंबर 5 द अकाउंटिंग साइकिल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स ये स्टार्ट करेंगे हम। जी, इससे पहले कि हम आगे जाएं, पहले हम देख लें कि हम अपने अकाउंटिंग साइकिल में कहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले हमने एक बिजनेस की तमाम ट्रांजैक्शंस को जनरल जर्नल में रिकॉर्ड किया, उसको हम कहते हैं जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस। जनरल जर्नल बनाने के बाद हमने उन ट्रांजैक्शंस को टी अकाउंट्स में पोस्ट किया, इसको हम कहते हैं पोस्टिंग। उसके बाद टी अकाउंट्स बनाने के बाद हमने टी अकाउंट्स के बैलेंसेस निकाले थे, जिसमें हमने कहा था बिगर साइड माइनस द स्मॉलर साइड और बैलेंस बिगर साइड पे। और फिर जब हमने बैलेंसेस निकाल लिए थे तो उन बैलेंसेस को निकालने के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था, जिसमें हमने तमाम डेबिट बैलेंसेस डेबिट के कॉलम में और तमाम क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट के कॉलम में लिख के हमने दोनों साइड्स का टोटल किया था और देखा था कि क्या हमारी तमाम डेबिट एंट्रीज और क्रेडिट एंट्रीज इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर हमारी तमाम एंट्रीज इक्वल आ रही थी तो फिर हम आगे बढ़े थे और हमने ईयर एंड एडजस्टमेंट्स की थी। इसका मतलब ये है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमने एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट्स आपको याद है कब होती हैं? पीरियड के आखिरी दिन, जब आप तमाम नॉर्मल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर चुके होते हैं और अब आप क्या चाहते हैं, आप ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसे रेवेन्यूज या एक्सपेंसेस तो नहीं हैं जो करंट पीरियड में फॉल करते हों लेकिन अभी तक रिकॉर्ड ना हुए हों। तो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज के ज़रिए क्या किया था, हमने तमाम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस जो करंट मंथ के अगेंस्ट थे उनको हमने एडजस्टिंग एंट्रीज के ज़रिए करंट मंथ्स में रिकॉर्ड किया था। जब हमने कुछ जो एडजस्टिंग एंट्रीज हैं वो भी बेसिकली हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आपके जनरल जर्नल में डेबिट क्रेडिट एंट्रीज, इसका मतलब ये है कि वो तमाम अकाउंट्स जो एडजस्टिंग एंट्रीज में इन्वॉल्व हुए थे उन सब के बैलेंसेस उन अकाउंट्स के चेंज हो गए। जब बैलेंसेस चेंज हुए तो जाहिरी बात है कि जो आपके पास ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस निकले थे वो भी चेंज हो गए। तो फिर आपने एडजस्टमेंट्स करने के बाद क्या किया, आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या था? सिंपली जो आपका ट्रायल बैलेंस बना था, जिसको अब हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट से पहले बनता है और एक ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट्स के बाद बनता है। जब एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं तो जो अकाउंट्स एडजस्टिंग एंट्रीज में डेबिट हुए हैं आप उनको ट्रायल बैलेंस में जाके डेबिट साइड पे ऐड करते हैं और जो क्रेडिट एंट्री जो अकाउंट्स में क्रेडिट एंट्रीज हुई हैं वो आप ट्रायल बैलेंस में जाके क्रेडिट करते हैं और आपके उसी हिसाब से नए बैलेंसेस आ जाते हैं। वो हमने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब हम कहाँ पे हैं, हमने जनरल जर्नल भी बना लिया, टी अकाउंट्स भी बना लिए, ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, एडजस्टमेंट्स भी कर ली और एडजस्टमेंट्स के बाद हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बना लिया और फिर दोबारा हमारे डेबिट कॉलम का टोटल और क्रेडिट कॉलम का टोटल एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इक्वल आ गया। इसका मतलब है अब हमने तमाम जो ट्रांजैक्शंस थी रिकॉर्ड कर ली, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। अब हमने इस चैप्टर में हमने देखना है कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद। आपको याद है डे 1 से जब से हमने अकाउंटिंग शुरू की तो हमने ये कहा था कि ये सारा अकाउंटिंग करने का प्रोसेस किस लिए है, ये सारी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये हम इंफॉर्मेशन गैदर क्यों कर रहे हैं।
अल्टीमेटली हम इस इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग में यूज़ हो सकें। इसलिए तो अब हम पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस के एंड पे आ रहे हैं, जहाँ पे हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर चुके हैं, अपनी बैलेंसेस को चेक कर चुके हैं कि हमारी ट्रांजैक्शंस अभी तक सही तरह रिकॉर्ड हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी। अब उस रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन को हमें यूज़फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो लेट्स सी कि हम किस तरह अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ जाएंगे। जी, हमारे पास बेसिकली जो इस कोर्स सेमेस्टर में हम कवर करेंगे, 3 मेन किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, नेमली इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड बैलेंस शीट। ये तीनों हम ऑलरेडी डिटेल में क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, और इनको अभी हम जब एक एक करके स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जी, ये हम लोग जो अभी तक हमने प्रोसेस किया, उस प्रोसेस के बाद हम अभी तक जो पहुंचे थे, वो जो हम जेजेस लॉन केयर सर्विस की एग्जांपल लेकर चल रहे हैं सेमेस्टर के शुरू से। अब हम बेसिकली जेजेस लॉन केयर सर्विस का ये आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मई 31 को बन गया है। अब मई 31 को जेजे लॉन केयर सर्विसेज के जो तमाम अकाउंट्स हैं, उनके ये बैलेंसेस आपके सामने हैं। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, टूल्स एंड इक्विपमेंट, accumulated depreciation, tools and equipment, truck, accumulated depreciation truck, notes payable, accounts payable, capital stock, dividends, sales revenue, gasoline expense, depreciation expense, tools and equipment and depreciation expense, truck। ये हमारे पास फाइनल बैलेंसेस हैं तमाम अकाउंट्स के। अब इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से अकाउंट्स को ही यूज़ करके हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो सबसे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, वो सबसे पहले हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, अब तमाम स्टेटमेंट्स में जो अकाउंट्स यूज़ होंगे वो आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ही मिलेंगे। अगर आपको याद हो तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले जो आपकी जो कंपोनेंट्स आते हैं, वो आते हैं रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस के। इसका मतलब है आप अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखें कि आपके रेवेन्यूज़ कौन से हैं। तो ये नीचे जो है आपके पास यहाँ पे सेल्स रेवेन्यूज़ गिवन है, या इस एग्जाम्पल में एक ही रेवेन्यू है, तो आपकी इनकम स्टेटमेंट में भी एक ही रेवेन्यू होगा। कुछ कंपनीज के एक से ज़्यादा किस्म के बिजनेसेस होते हैं, तो एक से ज़्यादा किस्म के रेवेन्यूज़ भी हो सकते हैं इनकम स्टेटमेंट में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह आपकी इनकम स्टेटमेंट में आपको क्या चाहिए, रेवेन्यूज़ माइनस आपको एक्सपेंसेस चाहिए। तो एक्सपेंसेस के भी बैलेंसेस आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से मिल जाएंगे। तो अब क्या है, इनकम स्टेटमेंट में बनाने के लिए जो भी आपको चीज़ें चाहिए, वो रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में नीचे से मिल जाएंगे। उसके बाद आपको अब इससे आप बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के बाद आपको एक सेकेंड, यही पहले इनकम स्टेटमेंट, ये आपके पास सैम्पल इनकम स्टेटमेंट आ गई है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का एक ही रूल, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले कंपनी का नाम, यहाँ पे जेजेस लॉन केयर सर्विस है तो जेजेस लॉन केयर सर्विस। उसके बाद स्टेटमेंट का नाम, यहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट
स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स है तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, या बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट। यहाँ पे अभी हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हेडर में स्टेटमेंट का नाम। फिर तीसरे नंबर पे आपका टाइम पीरियड या डेट, ये डिपेंड करेगा कि ये कौन सी स्टेटमेंट है। इसको हम बहुत डिटेल से क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी इनकम स्टेटमेंट एक पीरियड के लिए बनाई जाती है, वेयरएज आपकी बैलेंस शीट जो है वो एक स्पेसिफिक डेट पे बनती है। तो आपकी इनकम स्टेटमेंट चूंकि पीरियड के लिए बनती है, और ये चूंकि इनकम स्टेटमेंट मई के मंथ को कवर कर रही है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द मंथ एंडिंग May 31st 2007। इसका मतलब है वो महीना जो 31 मई को खत्म हुआ। इसका मतलब है इस इनकम स्टेटमेंट का पीरियड है 1 May to 31 May। अब यहाँ पे आपके पास सेल्स रेवेन्यू 750 अमाउंट कहाँ से आई, आपके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। फिर उसके बाद आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सर्विसेज सेक्टर में इनकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके पास रेवेन्यूज होते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस हैं, जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए हैं वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। गैसोलीन एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन टूल्स एंड इक्विपमेंट, डिप्रिसिएशन ट्रक, ठीक है ये। अच्छा, और आपकी नेट इनकम जो है वो 400, क्या रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 400। अच्छा, अब एक बात जो आपको समझने की है वो ये है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाई जाती हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, इनमें अकाउंट्स के साथ डेबिट्स या क्रेडिट्स नहीं लिखे जाते। ये बेशक ये आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये थोड़ा सा लेफ्ट का कॉलम है, ये आपको लग रहा है थोड़ा राइट का कॉलम है, लेकिन ये जो 750 राइट पे लिखा हुआ है ये क्रेडिट का कॉलम नहीं है। ये जो लेफ्ट पे लिखे हुए हैं ये डेबिट के कॉलम नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेबिट और क्रेडिट के कॉलम नहीं होते, ये सिंपली रेवेन्यू 750 है, और उसके बाद ये जो एक्सपेंसेस हैं चूंकि ये एक से ज़्यादा हैं तो लेफ्ट साइड पे इंडिविजुअल बैलेंसेस लिखे हुए हर एक्सपेंस के, और यहाँ पे राइट में 350 मतलब 50 + 50 + 250 350 का टोटल कर दिया, ठीक है। तो सिर्फ ये चूंकि इंडिविजुअल फिगर्स हैं ये लेफ्ट पे लिखी हैं और इनका टोटल राइट पे लिख दिया है, इसलिए आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेबिट्स और क्रेडिट के तौर पे नहीं लिखे जाते। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो सिर्फ ये इनकी प्रेजेंटेशन का तरीका है। ये 750 क्रेडिट नहीं है, ये 50 250 डेबिट नहीं है, सिंपली सब ये इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं और उसके बाद 350 इनका टोटल अगेन एक ही लाइन में लिखा हुआ है जहां पे रेवेन्यूज लिखे हुए हैं। तो नेट इनकम 400 होगी। इसका मतलब है इस कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें आपको पता चला कि इस कंपनी ने नेट इनकम जो कमाई है वो 400 है। उसके बाद जो अगली स्टेटमेंट हम बनाएंगे वो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, सबसे पहले हमें अगर हम याद करें हमने रिटेन्ड अर्निंग्स को डिस्कस किया था। रिटेन्ड अर्निंग्स है क्या? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने पास रख लेती है उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, और प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उसको हम डिविडेंड्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट होता है, चूंकि इनिशियली वो प्रॉफिट कंपनी के पास ही होता है, तो जैसे ही ईयर एंड होता है आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो जो प्रॉफिट है वो तमाम का तमाम प्रॉफिट जो है वो आप रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर ऐड कर देते हो। उसके बाद अगर कंपनी डिसाइड करे तो वो डिविडेंड्स के तौर पे रिटेन्ड अर्निंग में से निकाल के
आप शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसका मतलब है रिटेन्ड अर्निंग्स दो तरीके से बढ़ती और कम होती हैं। बिजनेस अर्निंग्स होंगी तो रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ेंगी। ऑन दी अदर हैंड डिविडेंड्स दिए जाएंगे या लॉसेस होंगे बिजनेस को तो रिटेन्ड अर्निंग्स ड्रॉप होंगी। अब आते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे बनाई जाती है। जी, ये आपके सामने एक सैम्पल फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है। अगेन वही पैटर्न जो तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है। सबसे ऊपर कंपनी का नाम, तो आपके पास यहाँ पे जेजेस लॉन केयर सर्विस। फिर दूसरे नंबर पे स्टेटमेंट का नाम, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स बन रही है तो आपने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स लिख दिया। फिर तीसरे नंबर पे पीरियड या डेट, अगेन डिपेंडेंट है स्टेटमेंट कौन सी है। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स भी पीरियड के लिए बनाई जाती है, इसलिए फॉर द मंथ एंडेड May 31st 2007। ठीक है जी। अब रिटेन्ड अर्निंग्स May 1st, अच्छा इसका मतलब ये है अब जो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स बना रही है, सबसे पहले आपको क्या चीज चाहिए, ये कि जब ये पीरियड स्टार्ट हुआ था तो इस पीरियड के स्टार्ट में क्या कोई रिटेन्ड अर्निंग्स ऑलरेडी मौजूद थी। ये आपको कहां से पता चलेगा, आप जब अपनी देखेंगे ट्रायल बैलेंस देखेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस में रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट मौजूद है और उसका कोई बैलेंस है, इसका मतलब है पुरानी रिटेन्ड अर्निंग्स कोई मौजूद थी। अगर नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग्स का कोई अकाउंट आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब है कि कोई रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं थी। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, अगर तो कोई बिजनेस शुरू ही 1 मई को हुआ है, इसका मतलब है अभी तक ना तो कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही कोई रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी। या अगर पुराना बिजनेस है और रिटेन्ड अर्निंग्स 0 है, इसका मतलब है अभी तक या तो प्रॉफिट नहीं हुआ या जितना भी प्रॉफिट हुआ वो ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। खैर, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये चाहिए कि जिस पीरियड की स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स बना रहे हैं उस पीरियड के शुरू में कितनी रिटेन्ड अर्निंग्स थी। वो आपको कहां से पता चलेगी, वो आपको आपके ट्रायल बैलेंस से, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर्स मौजूद होंगी। वहां पे रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर जो भी है वो आपका ओपनिंग बैलेंस है। अगर नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट ही नहीं शो हो रहा, इसका मतलब है इस कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स 0 थी। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड नेट इनकम, मतलब पिछली बार जो भी रिटेन्ड अर्निंग्स थी उसमें आपने क्या ऐड करना है, इस बार की का नेट इनकम। वो आपको कहां से पता चलेगा, अभी आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई है तो इनकम स्टेटमेंट में जितनी भी नेट इनकम निकलेगी, रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस, जो फाइनल आंसर होता है वो नेट इनकम होता है। आप नेट इनकम रिटेन्ड अर्निंग्स के ओपनिंग बैलेंस में ऐड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपकी जो भी प्रॉफिट हुआ वो इनिशियली कंपनी के पास है, इसका मतलब है रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो गया। तो सब टोटल कितना हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट इनकम। इसका मतलब है ये 400 जो है वो टोटल रिटेन्ड अर्निंग्स है। उसके बाद अगर कंपनी करंट पीरियड में कोई डिविडेंड्स देगी, ये डिविडेंड्स भी कहां से आपको पता चलेंगे, आपको आपके ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगा कि आया करंट पीरियड में कोई डिविडेंड्स दिए गए हैं या नहीं दिए गए। अगर ट्रायल बैलेंस में डिविडेंड्स का अकाउंट मौजूद है, इसका मतलब है डिविडेंड्स दिए गए हैं। आप अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स में से उन डिविडेंड्स को माइनस कर दें तो आपका फाइनल रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस आ जाएगा। तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट बनी। इनकम स्टेटमेंट बनने के बाद स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, May 31st को जेजेस लॉन केयर सर्विस की रिटेन्ड अर्निंग्स थी $200।
जी, अब जब हमने इनकम स्टेटमेंट बना ली, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बना ली, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स के बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वही पैटर्न फॉलो होगा। सबसे ऊपर कंपनी का नाम, फिर स्टेटमेंट का नाम, और बैलेंस शीट में हमने बहुत बार डिस्कस किया, बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डेट को बनती है। क्यों? क्योंकि ये आपको बता रही है 31 मई को क्या अकाउंट बैलेंसेस थे। अच्छा, अब बैलेंस शीट आपको पता है हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। जनरली बैलेंस शीट जो है वो एसेट्स, लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी के ऊपर मुश्तमिल होती है। आपके जनरली हम क्लास में जब रेफर करते थे तो हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते थे, लेफ्ट साइड एसेट साइड, राइट साइड लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी साइड। चूंकि ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी है तो हम अक्सर अपनी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन भी ऐसे ही करते थे कि हम लेफ्ट साइड पे एसेट्स लिखते थे, राइट साइड पे लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी लिखते थे। अक्सर जगह आपको बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन वैसे मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप उसने पेज को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करने के बजाय उसने ऊपर एसेट्स लिखे हैं, नीचे लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी लिखी है। ये मैटर नहीं करता कि लेफ्ट और राइट में डिवाइड किया जाए या टॉप और बॉटम में डिवाइड किया जाए। जो अल्टीमेट बात है वो ये है कि एसेट्स का टोटल शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी का टोटल। ठीक है जी। अच्छा, अब हम सबसे पहले एसेट से शुरू होते हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से शुरू हो। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में तमाम एसेट्स मौजूद हैं, तमाम एसेट्स को लेकर आएं और बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखना शुरू कर दें। अगर आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को देखेंगे तो कैश का डेबिट बैलेंस था 3925, तो आपने कैश के आगे 3925 लिख दिया। ठीक है। अगेन, ये कोई क्रेडिट का कॉलम नहीं, ये कोई क्रेडिट का कॉलम नहीं, ये कोई डेबिट का कॉलम नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्रेडिट और डेबिट के कॉलम्स नहीं होते। बैलेंस शीट में ना ही इनकम स्टेटमेंट में, ना स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में कैश वहाँ पे बेशक डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे आपने सिंपली कैश 3925 है, यह आपने लिख दिया। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल भी उसका 75 बैलेंस था, आपने ला के लिख दिया। टूल्स एंड इक्विपमेंट ओरिजिनल वैल्यू थी 2650, मतलब जिस प्राइस पे परचेज किया था टूल्स एंड इक्विपमेंट वो 2650। एसेट्स हमेशा अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे लिखे जाते हैं। फिर आपको पता है हर गुजरते पीरियड के साथ, हर गुजरते टाइम के साथ हम डेप्रिसिएशन करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ। ठीक है। बेसिकली क्या है, हम जब एसेट खरीदते हैं तो उससे जो हमने फ्यूचर में बेनिफिट लेना है, उसको यूज करके जो रेवेन्यूज कमाने हैं, वो रेवेन्यूज अगले पीरियड्स में हैं, तो उनकी कॉस्ट जो है वो भी उन्हीं पीरियड्स के साथ मैच करनी चाहिए। तो उस मैचिंग प्रिंसिपल में डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए हमने क्या कहा था कि हम एसेट को अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे रखेंगे, लेकिन हम उसकी डेप्रिसिएशन या उसको एसेट को जब एक्सपेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। कॉन्ट्रा एसेट मतलब एसेट का उलट, कॉन्ट्रा होता है ऑपोजिट, उलट। तो कॉन्ट्रा एसेट मतलब एसेट का ऑपोजिट। तो अगर टूल्स एंड इक्विपमेंट का ऑपोजिट अकाउंट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हम इसको बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे? ये हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ही लिखा जाएगा, टूल्स एंड इक्विपमेंट लेस, क्योंकि ऑपोजिट है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चूंकि
एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू $50 है टूल्स एंड इक्विपमेंट की, तो उसको 50 पे लिखा। अब अगेन ये लेफ्ट वाला कॉलम कोई डेबिट का कॉलम नहीं, ये सिंपली यहाँ पे आपने सब टोटल्स लिखे हैं और इंडिविजुअल अकाउंट टोटल्स हैं, और आपने 2650 लेस 50 आपने टूल्स एंड इक्विपमेंट की वैल्यू लिखी 2600। अच्छा, हम इसको बुक वैल्यू भी कहते हैं। ये जो 2600 है ये क्या है, ये बुक वैल्यू। ऑल्दो टूल्स एंड इक्विपमेंट का अकाउंट 2650 का ही बैलेंस शो करेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है वो 50 है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं किसी भी एसेट की बुक वैल्यू कितनी है, इसको हम बीवी या बुक वैल्यू भी कहते हैं। बुक वैल्यू क्या होती है, एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50, ये आपकी बुक वैल्यू है। ठीक है, जब हम तमाम एसेट्स का टोटल करेंगे तो हम ये 2600 को ऐड करेंगे। ट्रक की वैल्यू कितनी है 15,000, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है 250, तो टोटल एसेट तो ट्रक की बुक वैल्यू कितनी हो गई 14,750। ठीक है, और टोटल एसेट्स कितने हो गए 21,350। ये तमाम फिगर्स कहाँ से आई हैं, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में फिगर्स मौजूद हैं। सिर्फ आपने प्रेजेंटेशन देखनी है, वहां से बैलेंसेस उठाने और यहाँ पे लाके कैसे प्रेजेंट करने हैं। जब आपने तमाम एसेट्स ले आए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से, तो फिर उसके बाद आपने लाइबिलिटीज के ऊपर आ जाए। लाइबिलिटीज आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से नोट्स पेएबल 13,000 के थे, 13,000 लिख दिया। अकाउंट्स पेएबल का बैलेंस 150 था, आपने 150 लिख दिया। टोटल लाइबिलिटीज हो गई आपकी 13,150। फिर स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में आप आए, कैपिटल स्टॉक का बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 8,000 था, आपने 8,000 ला के लिख दिया। रिटेन्ड अर्निंग्स, अच्छा रिटेन्ड अर्निंग्स ये याद रखनी है आपने। रिटेन्ड अर्निंग्स में वो वैल्यू आएगी जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स से निकली है। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस आपको वो फिगर शो करेगा जो पीरियड शुरू जब हुआ था तो रिटेन्ड अर्निंग्स थी, लेकिन अब हम पीरियड के एंड पे खड़े हैं और पीरियड के एंड पे हमने नई रिटेन्ड अर्निंग्स कैलकुलेट की है, और वो हमने अभी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स निकाली थी और हमें पता है वो 200 है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में जो फिगर आएगी वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स का जो फाइनल फिगर होगा वो आपका यहाँ पे बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट होगा। ठीक है, उसके बाद टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी आपने सिंपली इन दोनों को ऐड किया, तो अब आपके पास टोटल लाइबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कितना हो गया 21,350। तो आपके एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अब अगर आप इसको देखें, अगर हम देखें कि हमने इनकम स्टेटमेंट भी बनाई, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बनाई और बैलेंस शीट बनाई, अब हम देखें कि ये आपस में कैसे लिंक होते हैं। ज़रा आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग, जब एक ही स्लाइड पे ये तीनों स्टेटमेंट्स इकट्ठी कंबाइन होगी तो आपको इनका रिलेशनशिप और क्लियर हो जाएगा। देखिए जी, सबसे पहले आपकी बनी इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी, इनकम स्टेटमेंट बनी और उसकी नेट इनकम निकली 400। वो 400 जो नेट इनकम थी वो हमने यूज की स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स में। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स में हमने नेट इनकम की फिगर यूज की, उससे हमें पता लगा हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स। जब हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स हमें पता चल गई तो उसके बाद हमने अपनी
बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में बाकी सारी फिगर्स जो हैं वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आ गई, और जो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है वो आपकी जो फाइनल आंसर था वो बैलेंस शीट की रिटेन अर्निंग्स में चला गया। तो इस तरह आपकी स्टेटमेंट्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं कि सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनेगी, इनकम स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स के बाद बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है जी, तो ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद अकाउंटिंग साइकिल में जो हमारा आखिरी स्टेप है वो क्लोजिंग एंट्रीज का है। तो लेट्स डिस्कस कि क्लोजिंग एंट्रीज कैसे करते हैं और किन अकाउंट्स को क्लोज करने की ज़रूरत होती है। जी, क्लोजिंग द टेम्परेरी अकाउंट्स। अब हमें तमाम टेम्परेरी अकाउंट्स को क्लोज करना है। अच्छा, उससे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि टेम्परेरी अकाउंट्स होते कौन से हैं। टेम्परेरी अकाउंट्स को हम अगर समझें तो हमें इन रिलेशन टू परमानेंट अकाउंट्स देखना होगा। इसका मतलब है सवाल एक और भी पैदा होता है कि अगर कुछ अकाउंट्स टेम्परेरी हैं तो ऑब्वियसली कुछ अकाउंट्स परमानेंट होंगे। तो टेम्परेरी अकाउंट्स कौन से होते हैं, परमानेंट अकाउंट्स कौन से होते हैं। अब टेम्परेरी और परमानेंट अकाउंट्स को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है वो ये ज़रूरी है कि कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड के साथ है, और कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका ताल्लुक करंट अकाउंटिंग पीरियड से नहीं है। मतलब पीरियड वो अकाउंट्स जो पीरियड ख़त्म होने पर अकाउंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं उनको हम टेम्परेरी अकाउंट्स कहते हैं, और जो पीरियड ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म नहीं होते, उनका इफ़ेक्ट अगले अकाउंटिंग पीरियड्स में भी जाता है, उनको हम परमानेंट अकाउंट्स कहते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं परमानेंट अकाउंट की। वो ये है कि मैं अगर आपसे लोन लेता हूँ और मैं आपसे 100,000 का लोन लेता हूँ और करंट पीरियड में लेता हूँ, करंट पीरियड में लोन लेता हूँ और पीरियड ख़त्म हो जाता है 31 अप्रैल को लेट से, तो क्या जब 1 मई आएगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि सॉरी मेरा तो अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो गया, मैं अब आपको ये पैसे वापस नहीं करूँगा। हाँ या ना? पैसे तो मुझे देने हैं। अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होने से मेरी लाइबिलिटी ख़त्म नहीं हुई, चाहे वो अप्रैल का अकाउंटिंग पीरियड था चाहे वो मई का अकाउंटिंग पीरियड था। अगर मैं लायबल था तो मैं अप्रैल में भी लायबल हूँ और मैं मई में भी लायबल हूँ। वो लाइबिलिटी सिर्फ कब ख़त्म हो सकती है, जब मैं पेमेंट कर दूंगा। इसका मतलब है मेरी तमाम जो लाइबिलिटी के अकाउंट्स हैं वो परमानेंट अकाउंट्स हैं। क्यों? क्योंकि पीरियड ख़त्म हो या ना हो वो अकाउंट्स अपनी जगह मौजूद रहेंगे। इसी तरह अगर मेरे एसेट्स हैं, लेट्स से मैंने एक बिल्डिंग खरीदी हुई है, कार खरीदी हुई है और ये चीज़ें मेरे एसेट्स में लिखे हुए हैं, तो जब पीरियड ख़त्म होता है तो क्या वो मेरे एसेट्स ख़त्म हो जाते हैं? नहीं, मेरे अगले पीरियड जो इस पीरियड में मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा
वो अगले पीरियड में मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा, विच मीन्स कि अगर इस पीरियड के आखिर में मेरे पास 100,000 कैश था तो अगले पीरियड के शुरू में भी 100,000 ही होगा। ये तमाम एसेट्स के अकाउंट परमानेंट अकाउंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी ओनर्स इक्विटी के तमाम अकाउंट्स, अगर आपके ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि आप अप्रैल में उससे इन्वेस्टमेंट लें और मई में उसको कहें वो तो अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया, अब मई शुरू हो गया, अब आपके कोई पैसे नहीं है। इसका मतलब है ओनर ने अगर एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो इन्वेस्ट कर दिया, उसका अकाउंट जो है वो आपके अकाउंटिंग पीरियड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब है ये भी परमानेंट अकाउंट है। अभी जो हमने डिस्कस किए ये तमाम बैलेंस शीट के अकाउंट्स हैं और बैलेंस शीट के तमाम अकाउंट्स जो हैं वो परमानेंट अकाउंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ताल्लुक अकाउंटिंग पीरियड के साथ नहीं है। उनका ताल्लुक वो तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक उनकी पेमेंट कर नहीं देंगे या रिसीव नहीं करेंगे, मतलब वो अकाउंटिंग पीरियड से जुड़े हुए नहीं हैं। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड टेम्परेरी अकाउंट्स की तरफ आए तो आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो हर पीरियड में चेंज होते हैं। लेट्स से अगर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री को एक महीने अगर 50,000 बिजली का बिल आया है, इसका मतलब है लेट्स से फरवरी का या जनवरी का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो 50,000 है। तो अगर जनवरी का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 50,000 है तो जब मैं फरवरी में आऊंगा तो क्या मेरा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस जीरो से शुरू नहीं होगा दोबारा? क्यों? क्या मेरे फरवरी के एक्सपेंस का कोई जनवरी के साथ ताल्लुक है? नहीं। जनवरी में मैंने 50,000 की बिजली यूज की थी, फरवरी में हो सकता है मैं 100,000 की यूज करूं, 5,000 की करूं, इंडिपेंडेंट है, आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह अगर मैं रेवेन्यूज की बात करूं, पिछले अकाउंटिंग पीरियड में मैंने बहुत अच्छा कमाया हो सकता है। ये आप अभी करंट एग्जाम्पल ही देख लें, कोरोना आने से पहले बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे थे, लेट से पिछले पीरियड में बहुत अच्छा रेवेन्यू हुआ, लेकिन क्या उस रेवेन्यू का करंट पीरियड के रेवेन्यू से कोई ताल्लुक है? जनवरी में मैंने बहुत अच्छा कमाया होगा, लेकिन क्या फरवरी में मैं कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा? इसका मतलब क्या है कि जब जनवरी खत्म हुआ तो जनवरी का रेवेन्यू का फरवरी के रेवेन्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब है जनवरी के एंड पे मुझे अपने तमाम टेम्परेरी अकाउंट्स को क्लोज करना है। इसी तरह डिविडेंड्स की बात है, जनवरी में बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने डिविडेंड्स दिए, फरवरी में कंपनी डिविडेंड्स देगी या नहीं देगी, ये तो डिपेंड करता है फरवरी की परफॉर्मेंस क्या है। इसका मतलब है जनवरी की डिविडेंड्स का फरवरी के डिविडेंड से कोई ताल्लुक नहीं, जनवरी के रेवेन्यूज का फरवरी के रेवेन्यू से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह जनवरी या किसी एक अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस का दूसरे अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर इसका मतलब है ये तमाम जो अकाउंट्स हैं इनका ताल्लुक अकाउंटिंग पीरियड के साथ है। अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा तो आपके ये अकाउंट्स भी रीसेट होने चाहिए, मतलब जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो वो अकाउंट शुरू से जीरो से शुरू होना चाहिए। लेट्स से अगर आपका जनवरी का बिल 50,000 है तो फरवरी में आपका एक्सपेंस जीरो से शुरू होता है या 50,000 से शुरू होता है? ठीक है, तो टेम्परेरी अकाउंट्स जो हैं उनको आपको क्लोज करने की जरूरत है ताकि जब फरवरी आए
या अगला पीरियड आए तो उन अकाउंट्स के, उन टी अकाउंट्स के जो पुराने बैलेंसेस हैं वो जीरो हो जाएं। अब लेकिन उन अकाउंट्स को क्लोज करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, ठीक है। उसको हमने अकाउंटिंग के जरिए, ये नहीं है कि हमने बैक स्पेस किया, सब डिलीट कर दिए और फरवरी में जीरो आ जाएगा, नहीं। उन अकाउंट्स में बैलेंसेस मौजूद हैं, उन बैलेंसेस को प्रॉपर तरीके से आपने मूव करना है और टेम्परेरी अकाउंट्स का जो फाइनल इफेक्ट है वो परमानेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें हमने अभी तक हमने जो डिस्कस किया, हमारे मेनली 3 किस्म के टेम्परेरी अकाउंट्स हैं। रेवेन्यूज टेम्परेरी अकाउंट है, एक्सपेंसेस टेम्परेरी अकाउंट्स हैं और डिविडेंड्स टेम्परेरी अकाउंट्स हैं। इन तीनों को क्लोज करना है, ठीक है। इनको क्लोज करने के प्रोसेस में एक और टेम्परेरी अकाउंट बनाएंगे हम, जिसको हम कहते हैं इनकम समरी, ठीक है। तो अब हमने ये तमाम टेम्परेरी अकाउंट्स जो हैं इनको क्लोज करना है, ताकि जब ये पीरियड ख़त्म हो तो इन टेम्परेरी अकाउंट्स में जो बैलेंसेस पड़े हैं उनका बैलेंस जो है वो एक परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए और ये अकाउंट्स अगले पीरियड में ज़ीरो से स्टार्ट होने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली चार क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। रेवेन्यू अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है और उनका बैलेंस एक नया टेम्परेरी अकाउंट बनाया जाता है, उस अकाउंट को कहते हैं इनकम समरी अकाउंट। तो तमाम रेवेन्यूज को क्लोज करेंगे और इनकम समरी अकाउंट में ले जाएंगे, तमाम एक्सपेंसेस को क्लोज करेंगे और उनको भी इनकम समरी अकाउंट में ले जाएंगे। अच्छा, अब मैंने जब इनकम समरी अकाउंट की बात की तो मैंने कहा वो भी एक टेम्परेरी अकाउंट है। इसका मतलब है अगर इनकम समरी भी टेम्परेरी अकाउंट है तो वो भी क्लोज होगा, और इनकम समरी क्लोज होगा कहाँ? रिटेन्ड अर्निंग्स में। और फिर डिविडेंड्स भी क्लोज होंगे वो डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग्स में। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, तमाम रेवेन्यूज को रेवेन्यूज के अकाउंट से निकाल रहे हैं और इनकम समरी में डाल रहे हैं, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस से निकाल रहे हैं और इनकम समरी में डाल रहे हैं। अब क्या हुआ, तमाम रेवेन्यूज और तमाम एक्सपेंसेस को हमने एक जगह इकट्ठा किया, उसको कहा इनकम समरी। अब चूंकि पहले रेवेन्यूज अलहदा थे, एक्सपेंसेस अलहदा थे, तो ऑल्दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो हमने रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस करके 400 का प्रॉफिट निकाल लिया था, लेकिन अभी तक हमारा कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जिसका बैलेंस 400 हो। या हमने रिटेन्ड अर्निंग्स तो आप कहा था कि जी ओपनिंग बैलेंस 400 लेस डिविडेंड्स 200 और रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस 200, लेकिन क्या कहीं पे कोई ऐसी जर्नल एंट्री हुई है जिसकी वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स का जनरल जर्नल में या टी अकाउंट में बैलेंस जो है वो 200 हो गया? देखिए, अकाउंट्स के बैलेंसेस तो तब तक चेंज नहीं हो सकते जब तक आप उनमें कोई जर्नल की एंट्री पोस्ट नहीं करते। हाँ, आपने कैलकुलेशन के लिए जरूर बता दिया इतने रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस नेट इनकम इतनी है, नेट रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट इनकम लेस डिविडेंड्स रिटेन अर्निंग्स इतनी है, लेकिन ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है जो आपने दिमाग में किया, एक स्टेटमेंट बना के कर ली। अभी तक आपके अकाउंट्स के बैलेंसेस ये चीजें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा 200, जब तक हम वो क्लोजिंग एंट्रीज को पास नहीं कर देते। अब जब मैं ये कहता हूं रेवेन्यू के अकाउंट को क्लोज करना है और इनकम समरी में ट्रांसफर करना है, इससे मुराद क्या है?
जी, ये आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आप देखें नीचे आपके पास ये तमाम टेम्परेरी अकाउंट्स हैं, ठीक है। डिविडेंड, सेल्स रेवेन्यू, गैसोलीन एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, टूल्स एंड इक्विपमेंट, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, ट्रक, मतलब डिविडेंड्स, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। ये अकाउंट्स क्लोज होने हैं। क्लोजिंग का प्रोसेस बड़ा आसान है, एक बार समझ में आ जाए तो एग्जाम्स में बड़ा इजीली आप इसको टैकल कर सकते हो। आपने सिंपली क्या करना है, आपने जो अकाउंट्स नॉर्मली डेबिट होते हैं उनको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना है, जो अकाउंट्स क्रेडिट होते हैं उनको क्लोज करने के लिए डेबिट करना है। हाँ, रेवेन्यूज हमें पता है हमेशा क्रेडिट होते हैं, लेकिन क्लोज करने के लिए रेवेन्यू डेबिट होंगे। एक्सपेंसेस हमेशा क्रेडिट और डेबिट होते हैं, लेकिन उनको क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। अभी देख लेते हैं। जी, अब क्या है कि हमारा हमारा सेल्स रेवेन्यू का टी अकाउंट, हमें पता है हमारे ट्रायल बैलेंस में सेल्स रेवेन्यू का 750 का क्रेडिट बैलेंस है। अब 750 क्रेडिट बैलेंस है, मैं चाहता हूं कि सेल्स रेवेन्यू का बैलेंस 0 हो जाए। तो जब तक मैं 750 से डेबिट नहीं करूंगा उसका बैलेंस 0 नहीं होगा। तो अब मैंने क्या किया, सेल्स रेवेन्यू को 750 से डेबिट किया और मैंने क्या कहा था, एक और टेम्परेरी अकाउंट बनाया जिसको मैंने कहा इनकम समरी। इसका मतलब है सेल्स रेवेन्यूज हमेशा क्रेडिट होते हैं, उनको क्लोज करने के लिए डेबिट किया तो इनकम समरी ऑटोमेटिकली 750 से क्रेडिट हो गई। इसका मतलब है सेल्स रेवेन्यू का अकाउंट बैलेंस 0 हो गया। इसका हम अभी टी अकाउंट देख लेते हैं तो आपको मजीद समझ में आ जाएगा। आप देखें सेल्स रेवेन्यू का 750 से क्रेडिट बैलेंस था। इस क्लोजिंग एंट्री में आपने क्या किया, सेल्स रेवेन्यू को 70 से डेबिट किया। जब आपने 750 से डेबिट किया तो आप अब सेल्स रेवेन्यू का टी अकाउंट का अगर बैलेंस निकालेंगे तो क्या था जी, बिगर साइड माइनस स्मॉलर साइड, ये साइड दोनों साइड्स इक्वल हैं इसलिए इसका बैलेंस 0 आएगा। इसका मतलब है जिस टी अकाउंट का बैलेंस 0 आ गया टेक्निकली वो अकाउंट क्लोज हो गया, एग्जिस्ट नहीं करता। अगले पीरियड में जब नया बैलेंस आएगा, अगले पीरियड में जब नए रेवेन्यूज होंगे तो वो 0 से स्टार्ट होंगे। तो आपने सेल्स रेवेन्यूज हमेशा क्रेडिट होते हैं, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, उनको क्लोज करने के लिए आपने डेबिट कर दिया। ऑन दी अदर हैंड इनकम समरी को आपने क्रेडिट कर दिया। तो टेक्निकली आपने क्या किया, सेल्स रेवेन्यू का बैलेंस उठाया और इनकम समरी में पोस्ट कर दिया। इसका मतलब है रेवेन्यूज आप इनकम समरी में ले गए। उसके बाद आप आएंगे एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए। एक्सपेंसेस भी टेम्परेरी अकाउंट्स हैं। एक्सपेंसेस का हमेशा वो डेबिट होते हैं इसलिए उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, उनको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे। अब आपके जो अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखें तो एक्सपेंसेस में गैसोलीन एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ट्रक है, ये तीनों अकाउंट के बैलेंसेस हैं 50, 50 और 250। इन तीनों को आपने याद रखिए अलग-अलग क्रेडिट करना है, क्योंकि 3 अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, तीनों का इंडिविजुअल उन तीनों अकाउंट्स में अलग-अलग क्रेडिट होगा तो वो अकाउंट्स क्लोज होंगे। हाँ, निकल रहे 3 डिफरेंट अकाउंट्स में से हैं, लेकिन उसको निकाल के कहाँ भेज रहे हैं, इनकम समरी में भेज रहे हैं, वो एक ही अकाउंट है। इसलिए आप इनकम समरी को इकट्ठा 350 से डेबिट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस चूंकि 3 अकाउंट्स हैं तो तीनों अलग-अलग ही क्रेडिट होंगे। यहाँ पे अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस को 350 से क्रेडिट कर देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई ऐसा अकाउंट ही नहीं एग्जिस्ट करता
का नाम हो एक्सपेंसेस और उसका 350 का डेबिट बैलेंस हो और उसको क्लोज करने के लिए 350 से क्रेडिट करना पड़े। आपके पास तो 3 डिफरेंट एक्सपेंसेस के अकाउंट हैं, एक का नाम गैसोलीन एक्सपेंस है, एक का नाम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस टूल्स है और एक का नाम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ट्रक है। तो उन तीनों को क्लोज करने के लिए इंडिविजुअली उन तीनों को क्रेडिट करना पड़ेगा अलग-अलग। अब चूंकि वहां से बैलेंस निकाल रहे हैं तो उन तीनों अकाउंट्स में से निकलेगा तो अलग-अलग, लेकिन जा रहा एक अकाउंट में है तो इनकम समरी एक ही बार डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये देखें क्या है जी, आपके गैसोलीन एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस था, डिप्रिसिएशन का डेबिट बैलेंस था, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ट्रक का डेबिट बैलेंस था। ये हमेशा नॉर्मली डेबिट होते हैं, आपने इनको क्लोज करने के लिए उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट कर दिया ताकि डेबिट और क्रेडिट आपस में बैलेंस हो जाए और उनका बैलेंस जीरो हो जाए। बैलेंस जीरो हो गया इसका मतलब है वो अकाउंट क्लोज हो गया। अब बेसिकली आपने एक्सपेंसेस में से निकाला है और आप उसको कहाँ ले गए हैं, इनकम समरी में। इसका मतलब है इनकम समरी में अब रेवेन्यूज भी आ गए हैं, 750 के रेवेन्यूज थे वो भी इनकम समरी में आ गए हैं, 350 के एक्सपेंसेस थे वो भी इनकम समरी में आ गए। इसका मतलब क्या है, तमाम रेवेन्यूज जो अलहदा पड़े हुए थे, एक्सपेंसेस अलहदा पड़े हुए थे, उन दोनों को आपने इनकम समरी में मूव कर दिया, उन अकाउंट्स को क्लोज करके इनकम समरी में ले गए और अब इनकम समरी का बैलेंस जो है वो 400 से क्रेडिट बैलेंस है। अब अगर तो ये कंपनी प्रॉफिट में होगी मतलब रेवेन्यूज बड़े होंगे तो क्रेडिट बैलेंस निकलेगा, अगर रेवेन्यूज छोटे होंगे एक्सपेंसेस बड़े होंगे तो डेबिट बैलेंस होगा। तो अब चूंकि हमने कहा था इनकम समरी इटसेल्फ एक टेम्परेरी अकाउंट है, इसका मतलब है टेम्परेरी अकाउंट को क्लोज करना है। अब वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, आपको देखना है कि इनकम समरी का क्या बैलेंस है। इनकम समरी का 400 क्रेडिट बैलेंस है। अब ये कैसे जीरो हो जाए, इनकम समरी में से 400 को निकालेंगे, मतलब 400 से इनकम समरी को अगर क्रेडिट करेंगे, 400 से इनकम समरी को क्रेडिट करेंगे तो अब 750 माइनस 750 आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है रेवेन्यूज से निकाला इनकम समरी में डाला, एक्सपेंसेस से निकाला इनकम समरी में डाला, अब इनका डिफरेंस बना नेट इनकम। नेट इनकम को इनकम समरी से निकालें और नेट इनकम अल्टीमेटली कहाँ जाती है, प्रॉफिट कहाँ जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स में, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स एक परमानेंट अकाउंट है जो कि बैलेंस शीट पे लिखा जाता है। तो आपने एंट्री क्या की, इनकम समरी को 400 से डेबिट किया और रिटेन्ड अर्निंग्स को 400 से क्रेडिट किया। बेसिकली इनकम समरी से 400 निकाला और रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड कर दिया। रिटेन अर्निंग्स ओनर्स इक्विटी का हिस्सा है, ओनर्स इक्विटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। अगर ये प्रॉफिट लॉस का केस होता तो इनकम समरी क्लोज करने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ता और रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट होती। क्यों, क्योंकि बेसिकली लॉस की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स कम होती हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग्स अगर कम होती हैं तो वो डेबिट साइड पे लिखी जाएंगी। अगर हम टी अकाउंट देखें तो टी अकाउंट में वो इनकम समरी का 750 से बैलेंस क्रेडिट 750 क्रेडिट में था, 350 डेबिट में था, बैलेंस बन रहा था 400। हम चाहते थे इनकम समरी का अकाउंट क्लोज हो जाए। क्लोज होने का मतलब है बैलेंस जीरो आ जाए। तो हम सिर्फ एक ही तरीके से इनकम समरी को क्लोज कर सकते थे, अगर हम इनकम समरी को 400 से डेबिट कर देते। अब इनकम समरी तो क्लोज हो गई, लेकिन वो बैलेंस हम लेके कहाँ जा रहे हैं, रिटेन अर्निंग्स में, इसलिए हमने रिटेन अर्निंग्स को 400 से क्रेडिट कर दिया।
इसका मतलब है अब हमारे रेवेन्यूज क्लोज हो गए, एक्सपेंसेस क्लोज हो गए, इनकम समरी क्लोज हो गई, और बैलेंस कहाँ शिफ्ट हो गया? रिटेन्ड अर्निंग्स में। और उसके बाद आखिरी जो बचता है वो आपके पास बचता है डिविडेंड। जी, आ, ये आपका टी अकाउंट्स डिविडेंड्स 200 से क्रेडिट हुए, तो डिविडेंड्स का बैलेंस भी ज़ीरो हो गया, और वो रिटेन अर्निंग्स में 200 से आप डेबिट बैलेंस शो हो गया। ठीक है, तो आपका 200 से रिटेन अर्निंग्स का जो बैलेंस बचा 200 क्रेडिट बैलेंस। रिटेन अर्निंग्स एक परमानेंट अकाउंट है जो कि बैलेंस शीट पे शो होगा, तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का जो अल्टीमेट इफेक्ट था वो रिटेन अर्निंग्स टेम्परेरी अकाउंट से परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब जब हमने ट्रायल बैलेंस, हमने तमाम टेम्परेरी अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, इसका मतलब है हमने फिर कुछ अकाउंट्स के बैलेंसेस को छेड़ दिया, चेंज कर दिया। अब उन अकाउंट के बैलेंसेस चेंज करने के बाद एक दोबारा ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और उसको हम कहते हैं आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में क्या है, ऊपर कैश वही अमाउंट है जो पहले थी, अकाउंट रिसीवेबल, तमाम एसेट्स, तमाम लायबिलिटीज वही हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स कौन सी है? अपडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब रिटेन्ड अर्निंग्स के टी अकाउंट में हमने पहले 400 ऐड किया जो इनकम समरी से आया था, फिर 200 हमने माइनस किया जो हमने डिविडेंड्स दिए थे। ठीक है, और उससे नीचे देखें तमाम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस और डिविडेंड्स के अकाउंट हमने आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से खत्म कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि उन अकाउंट्स का बैलेंस ही जब जीरो हो गया तो वो आपको ट्रायल बैलेंस में लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास जो आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस होता है उसमें जो सिर्फ परमानेंट अकाउंट्स रह जाते हैं। तो ये आपका क्लोजिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही हमारा अकाउंटिंग साइकिल भी कंप्लीट हो गया। जस्ट अ क्विक ओवरव्यू कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में, किसी भी बिजनेस के लिए पीरियड के दौरान सबसे पहले क्या करते हैं, हम जनरल जर्नल में उसकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाते हैं। फिर जब पीरियड ख़त्म होता है तो जनरल जर्नल से हम टी अकाउंट्स में पोस्टिंग करते हैं। टी अकाउंट्स में पोस्टिंग करके उसको हम उनके बैलेंसेस निकालते हैं, और बैलेंसेस से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके हम देखते हैं कि क्या कोई एरर तो नहीं हमने कमिट कर लिया अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस हो जाए तो फिर हम आगे मूव करते हैं और हम ईयर एंड एडजस्टमेंट्स करते हैं। एंड ईयर एडजस्टमेंट्स में बेसिकली वो तमाम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस जो कि मैचिंग प्रिंसिपल और रियलाइजेशन प्रिंसिपल के तहत करंट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए थे लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए, वो रिकॉर्ड करते हैं। जब एडजस्टमेंट्स करते हैं तो हमारे अकाउंट बैलेंसेस, कुछ अकाउंट्स के चेंज हो जाते हैं, उन चेंज एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके नया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्रिएट होता है, और उस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को यूज करते हुए हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करंटली जो हम अभी देख रहे हैं वो हम इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स और बैलेंस शीट को देख रहे हैं। जब ये स्टेटमेंट्स बना लेते हैं तो बेसिकली क्या है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बना ली हैं,
हमें ये भी पता चल गया है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, हमें ये भी पता चल गया है कि हमारी रिटेन अर्निंग्स कितनी है। लेकिन अगर हम ये देखें कि क्या हमारे अकाउंट बैलेंसेस अपडेट हो गए हैं, तो नहीं। इस स्टेज तक हमारी रिटेन अर्निंग्स का बेशक बैलेंस हमने कैलकुलेट ज़रूर कर लिया है, लेकिन जो रिक्वायर्ड जनरल जर्नल की एंट्री है वो हमने अभी तक पास नहीं की। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने एंड पीरियड के एंड पे तमाम जो टेम्परेरी अकाउंट्स हैं उनको क्लोज करते हैं, और क्लोज करके टेम्परेरी अकाउंट्स का जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र करते हैं परमानेंट अकाउंट्स में। परमानेंट अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स हैं? जो अकाउंट्स बैलेंस शीट पे शो होते हैं वो परमानेंट अकाउंट्स हैं, और जो अकाउंट्स इनकम स्टेटमेंट पे शो होते हैं वो टेम्परेरी अकाउंट्स हैं। और जब आपने टेम्परेरी अकाउंट्स क्लोज कर दिए, तो टेम्परेरी अकाउंट्स क्लोज करने के बाद दोबारा ट्रायल बैलेंस बनता है, और उस ट्रायल बैलेंस में क्या है, सिंपली वो तमाम अकाउंट्स जो क्लोज हो गए हैं उनका बैलेंस ज़ीरो हो गया है। अगर उनका बैलेंस ज़ीरो हो गया है तो उनको क्लोज करने की, उनको अब ट्रायल बैलेंस पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपके पास आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी के अकाउंट्स रह जाएंगे। ओनर्स इक्विटी के अंदर भी रिटेन्ड अर्निंग जो है अपडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स लिखी जाएगी। तो इस तरह हमारा अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आगे हम जो भी चीज़ें देखेंगे वो इस अकाउंटिंग साइकिल के अंदर रहते हुए ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ज़रा फर्दर डिटेल से देखेंगे। हमने अभी जो सिंपलेस्ट ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया, सिंपलेस्ट सिचुएशंस को डिस्कस किया, सिंपलेस्ट सिनारियोज को रखा, तो हमने सिंपल चीज़ों के साथ अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट कर लिया है। इस कोर्स के बाकिया हिस्से में हम जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हमने सीखे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए डिटेल्ड सिनारियोज, डिटेल्ड सिचुएशंस में ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करेंगे, और फर्दर आगे हम बाकी का अपना कोर्स कंटेंट कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगेन आई वुड से स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़, रमज़ान मुबारक।